जब लोग मुझसे कार एडवाइस लेते हैं तो वो एक बात ज़रूर बोलते हैं, और वो ये कि उनको गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, इसलिए रिलायबिलिटी उनकी टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन क्या इंडिया के अंदर लोग लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ियाँ रखते भी हैं? शायद नहीं, क्योंकि इंडिया ब्लू बुक के सर्वे के हिसाब से हमारे देश के अंदर एवरेज यूज कार की जो एज है वो 4 साल है। और इससे हमें ये बात समझ में आती है कि इंडियंस आज की डेट में अपनी नई गाड़ियों को वक्त से काफ़ी पहले ही बेच देते हैं, क्योंकि इंडिया की जो यूज्ड कार मार्केट है वो न्यू कार मार्केट से 1.5 गुना बड़ी है। और इतनी बड़ी यूज्ड कार मार्केट के अंदर एवरेज एज तभी इन्फ्लुएंस हो सकती है जब ज़्यादा लोग अपनी नई कार्स को 3 या 4 या फिर 5 साल के अंदर ही बेचने लग जाएं, जो कि शायद से हो ही रहा है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास बायर्स को अपनी कार 7 से 10 साल तक रखनी चाहिए अगर उनको अपने पैसे गाड़ियों पर ख़राब नहीं करने हैं तो। लेकिन दुनिया भर के फीचर्स, हद से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी और हद से छोटे इंजन से बहुत ही ज़्यादा पावर निकालने के चक्करों में गाड़ियाँ वक्त से पहले ही बूढ़ी होने लगी हैं। वहीं अगर हम आज से 10 साल पुराना डेटा देखें तो इंडिया की जो यूज्ड कार मार्केट है उसमें गाड़ियों की एवरेज एज 6 साल के आसपास हुआ करती थी। यानी कि जब गाड़ियाँ सिंपलर हुआ करती थी तब लोग अपनी नई कार्स को एक लंबे टाइम के लिए रखा करते थे। अब ताकि आप ऐसी गलती ना करो, अपने पैसे खराब ना करो, इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर ऑल्टो से लेकर इनोवा तक यानी कि इंडिया के हर एक मास मार्केट सेगमेंट की कार को 9 पैरामीटर्स पे रैंक किया है। यानी कि इंजन रिलायबिलिटी, बॉडी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी से लेकर सर्विस की क्वालिटी ऐसे पैरामीटर्स पर। और इनके सारे कुछ ऐसी डिपेंडेबल कार्स आपको बताइए जिनके सिर्फ इंजन ही नहीं बल्कि फीचर्स भी अगले 10-12 साल में बूढ़े नहीं होंगे। तो चलो सबसे छोटी यानी कि ए सेगमेंट कार से शुरू करते हैं। ए सेगमेंट के अंदर वैसे तो ज़्यादातर गाड़ियाँ मारुति की ही हैं, एक टाटा की टियागो है और एक रेनो की क्विड है। लेकिन क्विड की रेपुटेशन लॉन्ग टर्म कार के तौर पर उतनी अच्छी नहीं है, तो बचते हैं सिर्फ 2 ब्रांड्स यानी कि टाटा और मारुति। और इन दोनों को मिलाकर मेरे पास 3 कार्स हैं जो मैं आज आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, जिसमें थर्ड पर आती है टाटा की टियागो। टियागो का देखो इंजन ठीक है, इसको लेकर कोई खासी शिकायतें नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 4 नंबर दिए हैं। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो टाटा की गाड़ियों के साथ हमें हमेशा देखने को मिलता है वो ये है कि टाटा वाले अपनी गाड़ियों को टैंक की तरह बनाते हैं। यानी कि इनकी गाड़ियों की जो बॉडी की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और टियागो के साथ भी हमें यही देखने को मिलता है। लेकिन पेंट की क्वालिटी के मामले में टाटा को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे टाटा की गाड़ियों के अंदर रस्टिंग के इश्यूज आ रहे हैं। ऐसे ही सर्विस क्वालिटी भी अच्छी नहीं है इनकी। कई लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि इश्यूज रेक्टिफाई नहीं हो पाते हैं इवन सर्विस सेंटर में दिखाने के बाद भी। और कभी कभार तो ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि इश्यूज थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, और ऐसी चीज़ें गाड़ी की उम्र डेफिनेटली कम करती हैं। इसीलिए दूसरे नंबर पर मैं रखना चाहूँगा वैगनार को। देखो, अगर मैं इस गाड़ी की स्ट्रेंथ्स गिनाऊँ तो इंजन की रिलायबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी और कुछ और भी इस तरीके के पॉइंट्स हैं जो इस गाड़ी के फेवर में जाते हैं। साथ ही साथ जो इस गाड़ी की सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी है वो भी बहुत कम है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कोई खासे अतरंगी फीचर्स आते ही नहीं है। लेकिन मारुति की छोटी कार्स की बॉडी की स्ट्रेंथ अभी भी एक बड़ा कंसर्न है। यहाँ पर बॉडी स्ट्रेंथ से मेरा मतलब एनकैप रेटिंग या फिर सेफ्टी से नहीं है, बल्कि गाड़ी के अपर शेल में किस तरीके की स्ट्रेंथ मिलती है उससे है। और उस मामले में मारुति आज भी पीछे है, क्योंकि स्पेशली जो उनकी छोटी कार्स है ना, उनकी आउटर बॉडी में जो मेटल शीट यूज़ करी गई है वो काफ़ी हल्की है। इसीलिए इन गाड़ियों पे डेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी पड़ जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर मुझे इसके नंबर थोड़े से कम करने पड़ेंगे। ऐसे इंटीरियर्स में भी रैटलिंग नॉइस जल्दी आ जाती है और टाइम के साथ बढ़ती है, जिसकी वजह से ओनरशिप एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब होता है लोगों का। लेकिन फिर भी इस गाड़ी के जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं, इसीलिए मैंने इस गाड़ी को दूसरे नंबर पर रखा है। पहले नंबर पर मैंने रखा है ऑल्टो की K10 को, और मेरे हिसाब से अल्टीमेट स्मॉल कार है। इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट्स बिल्कुल वैगनार जैसे ही हैं, पर समहाउ इसकी जो इंटीरियर क्वालिटी है वो मुझे वैगनार से थोड़ी बेटर लगती है। प्लास्टिक्स थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है इन टर्म्स ऑफ टफनेस, क्वालिटी वाइज नहीं, टफनेस के मामले में। तो ये है मेरे 3 टॉप पिक्स ए सेगमेंट के अंदर, जिन्हें आप अगले 10 साल के लिए ओन कर सकते हैं, और इस दौरान ये गाड़ियाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। अब बात करते हैं B1 सेगमेंट की। बी सेगमेंट के अंदर स्विफ्ट से लेकर सिट्रोन C3 जैसी लगभग 7 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, जिनके प्राइजेस 6 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में रहते हैं। और इस सेगमेंट के अंदर मेरी टॉप 3 कार्स आती हैं 2 ब्रांड से, यानी कि Hyundai और मारुति, जिसमें थर्ड नंबर पर आती है Hyundai की एक्स्टर। वैसे टाटा पंच मुझे रिलेटिवली ज़्यादा बेटर कार लगती है, स्पेशली सस्पेंशन सेटअप की वजह से। लेकिन अगर मैं 10 साल जितनी लंबी ओनरशिप के बारे में बात करूं तो उस मामले में आपको एक्स्टर पंच से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगेगी, क्योंकि बेशक टाटा पंच के सस्पेंशन एंड बॉडी सबसे ज़्यादा सॉलिड है, लेकिन एक्स्ट्रा का इंजन रिलायबल है, पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलायबल है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसे एक बेटर लॉन्ग टर्म कार बनाती है। और सबसे बड़ी बात, सर्विस क्वालिटी में Hyundai वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है इंडिया के अंदर। Hyundai की जो सर्विस की क्वालिटी है ना वो एक्चुअली मारुति से भी ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए दूसरे नंबर पर भी मैंने रखा है Hyundai की गाड़ी को ही, जो कि है i10। इस गाड़ी को मैंने हर एक पैरामीटर पे बिल्कुल एक्स्ट्रा वाले स्कोर ही दिए हैं, क्योंकि सेम कैटेगरी की गाड़ी है और सेम ब्रांड की कार है, तो क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसीलिए पहले नंबर की गाड़ी पे चलते हैं, जो कि है मारुति की स्विफ्ट। अगर मैं इसे Hyundai की i10 से कंपेयर करूँ तो बॉडी स्ट्रेंथ के मामले में ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे दिखाई देती है। इंटीरियर्स भी इसके थोड़े जल्दी रेटल करने लगते हैं, और सर्विस क्वालिटी भी Hyundai के मुकाबले थोड़ी सी एक नॉच नीचे है। वैसे मारुति की सर्विस अपने आप में काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं Hyundai से अगर कंपेयर करूँ तो उस बात में मैं ऐसा बोल रहा हूँ।
लेकिन इंजन की रिलायबिलिटी, AMT ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी, सस्पेंशन की ड्यूरेबिलिटी और सॉफ्टवेयर पे कम डिपेंडेंसी जैसे कई सारे पैरामीटर पर ये गाड़ी स्विफ्ट से थोड़ी आगे निकल जाती है। तो बेशक आपको 10 साल में ये गाड़ी थोड़ी सी खड़खड़ाती फील होगी, लेकिन आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगी। चलो B2 सेगमेंट की बात करते हैं। B2 सेगमेंट में अगर मैं सब 4 मीटर वाली SUVs को निकाल दूं तो हमारे पास यहाँ पर लगभग 8 गाड़ियां हैं, फ्रॉम बलिनो टू अल्ट्रोस। और इन 8 गाड़ियों में से मेरी टॉप 3 कार्स आती हैं 3 डिफरेंट जापानीज ब्रांड से, जिसमें कि थर्ड पर आती है ग्लांजा। वैसे आप ग्लांजा, बलिनो या फिर फ्रॉन्क्स कोई भी एक गाड़ी ले सकते हो, तीनों ही गाड़ियों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बस जो फ्रॉन्क्स है उसके सस्पेंशन में थोड़ा सा फर्क है और उसका डिज़ाइन हल्का सा चेंज है, लेकिन फिर भी इन तीनों में से ग्लांजा मेरी पहली पसंद होगी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है सर्विस ऑफ क्वालिटी, जो कि टोयोटा के अंदर मिलती है आपको। टोयोटा दी बेस्ट ब्रांड है क्वालिटी ऑफ सर्विस के मामले में, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको इतने अच्छे स्कोर्स दिए हैं। एंड एज आई सेड बिफोर, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी गाड़ी की लाइफ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इसीलिए बलिनो के बजाय ग्लांजा मुझे हल्की सी और बेटर ऑप्शन लगती है अगर इन दोनों गाड़ियों में से देखें तो। सेकंड कार का नाम है डिज़ायर। नई डिज़ायर पर मारुति ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इवन इसकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो भी बाकी मारुति की जो छोटी कार्स हैं उनसे बेटर हो गई है और मारुति की SUV के लेवल पर पहुंच गई है इसकी बॉडी स्ट्रेंथ। मारुति ने इस गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट हर एक जगह पर अच्छा काम करा है और इसीलिए मैंने इसको जो स्कोर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिए हैं ऑलमोस्ट हर एक जगह पर। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पिक है अगर आप B2 सेगमेंट के अंदर गाड़ी देख रहे हो। लेकिन फर्स्ट में मैं रखना चाहूँगा अमेज को। अमेज में CVT आता है, जो कि वैसे तो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक रिलायबल रहेगा। हाँ, हो सकता है कि एक लंबे वक्त के बाद गियर बॉक्स में खर्चा आए, लेकिन नॉर्मल यूसेज में 10 साल से पहले आना थोड़ा सा रेयर है। इसीलिए उस हिसाब से मैंने इसके गियर बॉक्स को 3.5 की बजाय 4 नंबर दिए हैं। और वैसे भी होंडा CVT के मामले में ना बेस्ट ब्रांड है। इनकी टेक्नोलॉजी और इनके CVT गियर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल वर्ल्ड वाइड माने जाते हैं। इसके अलावा जो इसका इंजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। इसमें मिलने वाली पेंट की क्वालिटी डिसेंट इनफ है और सबसे बड़ी बात, होंडा की जो सर्विस क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत सारे सर्विस सेंटर्स हैं या फिर इनकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, इसीलिए मैंने इसको इतने ज़्यादा नंबर दिए हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली सर्विस क्वालिटी की बात करूँ तो वहाँ पर ये ब्रांड काफ़ी ऊपर आता है। अब इंडियन कार मार्केट के सबसे बड़े सेगमेंट यानी कि सब 4 मीटर SUVs की बात भी कर लेते हैं। इस कैटेगरी के अंदर ब्रेजा से लेकर काइलैक बहुत सारी कार्स अवेलेबल हैं और कई सारी गाड़ियों के अंदर GDI इंजन भी मिलते हैं जो कि काफ़ी तेज़ होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए GDI इंजन वाली गाड़ियाँ कम ही रिकमेंड कर पाऊंगा, क्योंकि GDI इंजन वाले कार्स के ओनर्स फ्यूल पंप और इंजेक्टर फेलियर्स की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं ऑनलाइन फोरम्स पर। वहीं पर ब्रेजा या फिर ऑल्टो या फिर i10 जैसी कार्स जिनके अंदर MPFI इंजन आते हैं, उनके अंदर आपको ऐसी शिकायतें बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। अब ऐसा आखिर क्यों हो रहा है वो समझते हैं। देखो, MPFI का मतलब होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्टर जो है वो फ्यूल को इनटेक पोर्ट में स्प्रे करता है, ना कि डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर, जिस चलते इंजेक्टर को सिर्फ 3 से 4 बार के प्रेशर पर ही फ्यूल को स्प्रे करना पड़ता है। यानी इन इंजन्स का जो पूरा का पूरा फ्यूलिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहता है। वहीं GDI इंजन्स में इंजेक्टर्स डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर स्प्रे करते हैं और सिलेंडर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि इंजेक्टर को स्प्रे ठीक पावर स्ट्रोक से पहले करना होता है, जिस चलते GDI इंजन्स के इंजेक्टर्स को सिर्फ 2 से 3 गुना नहीं बल्कि MPFI के मुकाबले 50 से 100 गुना ज़्यादा प्रेशर से स्प्रे करना पड़ता है। यानी कि आज की डेट के GDI इंजेक्टर्स 200 से 300 बार के प्रेशर पर फ्यूल को स्प्रे करते हैं। यानी पूरा का पूरा फ्यूल सिस्टम फ्रॉम इंजेक्टर्स टू फ्यूल लाइंस टू फ्यूल पंप सब अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस होते हैं। और अगर ऐसे में इंजेक्टर के इंसानी बाल से भी छोटे छेद में कुछ फंस जाए तो तुरंत मिसफायर ऑफ आइडलिंग या फिर इन सम केसेस फ्यूल पंप भी खराब हो सकता है। अब फ्यूल पंप वगैरह खराब होने की शिकायतें पहले थोड़ी कम देखने को मिलती थी, लेकिन आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और उसका कारण है E20, क्योंकि एथेनॉल करोसिव होता है और ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्व करता है, जिस चलते इंजेक्टर्स में इंप्योरिटीज जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसा ही कुछ हो भी रहा है शायद से। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर GDI कार्स को आपको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन काइलैक को मेरे को करना पड़ेगा और इसीलिए ये गाड़ी 3rd नंबर पर आती है। इवन दो इसके अंदर GDI वाले कॉमन इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हो, अच्छे फ्यूल पंप से पेट्रोल डलवाते हो और हो सके तो एथेनॉल फ्री पेट्रोल डलवाते हो, तो आपको ये दिक्कतें आने के चांसेस बहुत कम हैं। यानी कि अगर आप ध्यान रखोगे तो काइलैक की तरफ जा सकते हो और शायद आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि इस जैसी बॉडी की स्ट्रेंथ, पेंट की क्वालिटी, इस जैसा टॉर्क कन्वर्टर जो रिलायबल भी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, वो बहुत ही कम गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है ये कॉम्बिनेशन। इसीलिए मेरे हिसाब से कुछ हिकअप्स के बावजूद भी काइलैक एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी गाड़ी हो सकती है अगर आप केयरफुल रहो इस गाड़ी के साथ तो। लेकिन अगली गाड़ी के साथ आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है बोलेरो नियो। इस गाड़ी के अंदर एक रोबस्ट इंजन आता है। यस, DPF की वजह से सभी डीजल इंजन पे मार पड़ी है, लेकिन फिर भी अपनी सॉलिड बॉडी, लीस्ट सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी, लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलायबल ट्रांसमिशन के चलते ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिन्हें खराब रास्तों पर लंबा चलना पड़ता है। फाइनली अगर मैं नंबर 1 पर आने वाली गाड़ी की बात करूं तो वो है ब्रेजा।
इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, सर्विस अच्छी है इनकी मारुति वालों की, रिलायबल टॉर्क कन्वर्टर आपको इसके अंदर मिलता है, बॉडी स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी के फेवर में जाती हैं। तो इस गाड़ी को लेने के बाद आपको अगले 10 साल तक सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी के साथ आपको ना के बराबर दिक्कतें आएंगी। वैसे किया कि सोनेट और Hyundai की वेन्यू भी लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जो इनके 1.2 NA इंजन हैं वो 4 लोगों के साथ अंडर पावर्ड फील होते हैं, स्पेशली अगर आप हाईवे पे इन गाड़ी को चलाते हो तो। इसीलिए आप ब्रेजा की तरफ जाओ, ज़्यादा खुश रहोगे। सी सेगमेंट एसयूवीज की बात करूं तो मुझे 4 गाड़ियां ऐसी लगती हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए आराम से ओन कर सकते हो, जिसमें पहली है किया की सेल्टोस। क्रेटा भी ले सकते हो, लेकिन उसकी नई जनरेशन आने दो, फिर लेना, अभी फायदा नहीं है। तो फिलहाल सेल्टोस की बात करते हैं। उसमें GDI वाला वर्जन नहीं लेना है, बल्कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल विद CVT या फिर मैनुअल वाला वेरिएंट ही लेना है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। इस गाड़ी को मैंने ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर्स पर अच्छे नंबर दिए हैं, स्पेशली अगर मैं पेंट की क्वालिटी की बात करूं या फिर सर्विस की बात करूं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी की बात करूं, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होने के बावजूद भी इन गाड़ियों के अंदर किया की सेल्टोस या फिर क्रेटा वगैरह के अंदर बहुत ही कम शिकायतें देखने को मिलती हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी रहेगी अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए सी सेगमेंट एसयूवी चाहिए। थर्ड नंबर में मैंने विक्टोरिस को रखा है और मेरे हिसाब से मारुति का एक वन ऑफ दी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो रिसेंट ईयर्स में उन्होंने निकाला है। इसकी इंटीरियर क्वालिटी मारुति ने काफ़ी अच्छी करी है, ग्रैंड विटारा से अच्छी लगती है, और इसके जो सस्पेंशन हैं वो हाईवे पर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं, अनलाइक ग्रैंड विटारा। सेकंड नंबर पर आती है एलिवेट। सॉफ्टवेयर पर इस गाड़ी की डिपेंडेंसी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है इस गाड़ी के अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सॉफ्टवेयर की वजह से लॉन्ग टर्म में भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। होंडा के इंजन की रिलायबिलिटी भी टॉप नॉच है, वो आप लोगों को पता ही है। सर्विस क्वालिटी के मामले में भी मैं बोल चुका हूँ कि होंडा वन ऑफ द बेस्ट है, बस टोयोटा से पीछे है, और इसीलिए क्योंकि ये टोयोटा से पीछे है इसीलिए मैंने टोयोटा को ही नंबर 1 पर रखा है। नंबर 1 पर आती है टोयोटा की हाई राइडर। बिल्कुल, ये हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनी है, ना तो इसका इंजन उतना ज़्यादा पावरफुल है और ना ही इसके सस्पेंशन को उस तरीके से ट्यून किया गया है, लेकिन इसके सस्पेंशन आपको सालों साल दिक्कत नहीं देंगे, ना ही इसका इंजन देने वाला है। और मैंने टोयोटा के प्रोडक्ट को मारुति के ऊपर इसलिए ही रखा है क्योंकि टोयोटा की जो सर्विस क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मारुति की भी वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उनके पास गाड़ियों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, वैसे इस गाड़ी की एक बात से मैं और भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता हूँ। ऑल्सो इवन दो लॉजिकली ये उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म्स इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड हो जाते हैं, तो इनके फेल होने के चांसेस बढ़ जाने चाहिए। लेकिन टोयोटा की जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा वेल टेस्टेड है कि अगले 10 साल में तो आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर इनकी गाड़ियों की दिक्कत नहीं आने वाली कोई खास। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप इनकी हाइब्रिड की तरफ भी जा सकते हो। अब बात करते हैं रियल सेडान्स की, यानी कि सी सेगमेंट में आने वाली सेडान्स की। यहाँ तो देखो, मैं बस आपको 2 ही गाड़ियों को रिकमेंड कर पाऊंगा लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, यानी कि वर्ना और सिटी। वर्टस और स्लाविया को मैं ऑब्वियस रीजंस की वजह से रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनके अंदर GDI इंजन्स आते हैं, तो इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, उसके लिए बोल रहा हूँ। और सीधा बात करते हैं होंडा की सिटी और वर्ना की। इनको एक काम करते हैं कि हम इनको ना कंपेयर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा हमें समझ में आएगा कि किसके लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा सही है। देखो, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की रिलायबिलिटी दोनों ही गाड़ियों की काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्टिल होंडा एक नॉच ऊपर है। बॉडी पैनल की स्ट्रेंथ दोनों ही गाड़ियों की लगभग सेम सी ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी होंडा में काफ़ी कम है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि इनकी जो MID है, इवन दो वो हाफ डिजिटल है, लेकिन वो एक टाइमलेस सा डिज़ाइन है और आप उसके अंदर ज़्यादा कस्टमाइजेशन OTA के थ्रू भी नहीं कर सकते हो, तो यानी कि एक जैसी ही रहने वाली है और ये ऑलमोस्ट एनालॉग जैसी ही दिखती रहेगी। और इनकी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी काफ़ी बेसिक ही है, यानी कि खराब होने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। सर्विस क्वालिटी की बात करूँ तो वहाँ पर भी होंडा के पास थोड़ी सी एज है Hyundai के मुकाबले। हाँ, अगर आपको लग्जूरियस इंटीरियर्स का फील चाहिए तो आप बेशक वर्ना की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर मैं आउटर लुक्स की बात करूँ तो चाहे फिर होंडा सिटी ले लो या फिर वर्ना ले लो, दोनों ही गाड़ियाँ एक दूसरे को टक्कर देती हुई दिखाई देती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस आउटर लुक्स के मामले में। अब अमीरों को कुछ गाड़ियाँ बता दी जाएँ। अगर आपको एक डी सेगमेंट कार चाहिए तो आपके पास 4 से 5 ब्रांड्स हैं, और उनमें से मेरे टॉप 2 पिक्स हैं टोयोटा और महिंद्रा की XUV 700 मुझे पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अब 7XO के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिपेंडेंसी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इवन दो महिंद्रा के जो इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी है वो अपने आप में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है 7XO के अंदर, तो मेरे को ये गाड़ी रिकमेंड करने में थोड़ी झिझक है। इसीलिए मेरे हिसाब से आप स्कॉर्पियो की तरफ जा सकते हैं, वो थोड़ी बेटर है। उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है उस गाड़ी के अंदर जितने XUV 700 के अंदर दे दिए गए हैं, लेकिन हाँ, इसके पेट्रोल इंजन की तरफ मत जाना, वो GDI वाला इंजन ही है। डीजल की तरफ जाओ, यस DPF वाले इशू डीजल के अंदर आते हैं, लेकिन अगर आप एक इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आपकी हाईवे रनिंग ज़्यादा है, और अगर आपकी हाईवे रनिंग ज़्यादा है तो आपको DPF के इश्यूज़ कोई खासे नहीं आएंगे, क्योंकि रीजनरेशन हाईवे पे बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है आपको बिना परेशान करते हुए। इसके अलावा फॉर्च्यूनर एक टिपिकल ऑप्शन है, इंजन रिलायबल है, बॉडी सॉलिड है, मतलब कोई भी इस गाड़ी को लेकर डिसअपॉइंट नहीं होता। अगर बायर को सीधे रोड पर भी झूला झूलने से कोई दिक्कत नहीं है तो वो डिसअपॉइंट नहीं होगा।
फॉर्च्यूनर से बिल्कुल भी। लेकिन सही में रिलायबल और प्रैक्टिकल गाड़ी जो टोयोटा की तरफ से अभी मेरे हिसाब से बची है वो है हाई क्रॉस। वैसे मैं क्रिस्टा को रखना चाहता था नंबर 1 पर, लेकिन अब वो जा चुकी है और उसकी जगह ले चुकी है हाई क्रॉस। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है और इसका जो पेट्रोल इंजन है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, बावजूद इस बात के कि इसके अंदर भी डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आती है। तो फिर ये रिलायबल कैसे है? वेल, इसके अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ साथ पोर्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है। यानी टोयोटा ने पूरी कोशिश यही करी है कि इस गाड़ी के अंदर आपको पावर भी मिले, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी इसकी अच्छी हो और आपको माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाए। बाकी ये इंजन क्या है और ये किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको किसी शॉर्ट या फिर रील के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे अगर आपको रील देखनी है, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पर होते हो यार, मुझे फॉलो कर लो, ये मेरी आईडी है, मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है। तो यही है आज की वीडियो और ये हैं वो 10 गाड़ियां जो मेरे हिसाब से अगले 10 साल आपको बहुत कम परेशान करेंगी बाकी गाड़ियों के मुकाबले। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी ये ज़रूर बताना, शेयर ज़रूर करो। ऐसी वीडियो जब आप शेयर करते हो तो हमारी रीच बढ़ती है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।